नमस्कार, मेरे YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है और मेरा नाम दीपिका है। जैसा कि पिछली कक्षा में मैंने आपको हिंदी के कुछ मुख्य विषय के बारे में बताया था, जैसे कि वर्ण विचार के बारे में, फिर इसके बाद शब्द विचार में हम स्टेप बाय स्टेप कर रहे हैं और आज मैं हिंदी के ही आगे की क्लासेस आपके सामने लेकर आ रही हूँ। पिछली कक्षा में मैंने आपको शब्द विचार का एक चार्ट बताया था, जिसमें मैंने आपको उत्पत्ति के आधार पर, रचना के आधार पर, प्रयोग के आधार पर और अर्थ के आधार पर बताए थे। उसके आधार पर जो जो भेद हैं मैंने उनकी भी व्याख्या आपके सामने की थी। अब मैं आपको जो आगे बताने वाली हूँ वो मैं आपको बताऊंगी उत्पत्ति के आधार पर। एक बात और बता देती हूँ, सीटेट वाले, डीएसएसबी वाले या केवीएस वाले या फिर बीएड एंट्रेंस वाले सभी के लिए हिंदी कक्षा उपयोगी हैं। इस विषय को कोई भी पढ़ सकता है, क्योंकि हिंदी सबके लिए एक जनरल टॉपिक है, एक जनरल विषय है। ठीक है, तो इसमें से कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ आपको ज़रूर एग्जाम में पूछा जाता है, किसी में 10 नंबर का, किसी में 15 नंबर का, तो किसी में 20 नंबर का। ठीक है, तो आप सभी इसको देख सकते हैं, चाहे वो सीटेट वाले हों, चाहे वो आपके केवीएस या डीएसएसबी या बीएड एंट्रेंस वाले हों। अब यहाँ पर मैं टॉपिक स्टार्ट कर रही हूँ, शब्द विचार। शब्द विचार में मैंने आपको 4 भेद बताए थे, फिर से बता दे रही हूँ, उत्पत्ति के आधार पर, रचना के आधार पर, प्रयोग के आधार पर और अर्थ के आधार पर। और आज मैं आपको स्टार्ट कर रही हूँ उत्पत्ति के आधार पर। एक चीज़ दिमाग में रखेगा कि हम क्यों पढ़ रहे हैं शब्द विचार। पहले हमने वर्णों को पढ़ा था, अक्षरों को पढ़ा था, क्या होते हैं वर्ण का परिचय, स्वर क्या होते हैं, व्यंजन क्या होते हैं, है ना, किस तरीके से देवनागरी लिपि है या क्या उसके फायदे हैं, या किस तरीके से उसकी बनावट है, उच्चारण स्थान क्या है। फिर हमने पढ़ा कि शब्द क्या होते हैं। तो अब हम ये जानना चाहेंगे कि शब्द आए कहाँ से। जब तक हम शब्दों को नहीं जानेंगे तब तक हम वाक्य नहीं बना पाएंगे, शब्दों का प्रयोग नहीं करेंगे तो हम वाक्यों में शुद्धिकरण नहीं कर पाएंगे। इसलिए शब्द विचार जानना ज़रूरी है। जो बच्चे नए कनेक्ट हो रहे हैं या जो पहली बार ये क्लास देख रहे हैं, पिछली कक्षाओं को देख लें और खासकर शब्द विचार की क्लास ज़रूर देख लें, क्योंकि इसमें मैंने पूरा चार्ट बना रखा है, तो आप उस डिटेल को वॉच कर लें। ठीक है, तो यहाँ पे उत्पत्ति के आधार पर अगर हम बात करें तो कुल मिलाकर मैंने आपको यहाँ पर 6 जो हैं लिख कर दिखाए हैं टॉपिक, बट 6 नहीं होते। उत्पत्ति के आधार पर सिर्फ आपके पास 4 होते हैं, देशज, विदेशज, तत्सम, तद्भव। और द्विज और संकर अनुकरणात्मक जरूर इसका पार्ट है, बट हम इसे इंक्लूड नहीं करते हैं या एडिशनल में ही पढ़ेंगे। बेशक ये शब्द विचार का ही परिचय देते हैं। ठीक है, तो मैं सबसे पहले आज टॉपिक जो शुरू कर रही हूँ वो देशज है। अब किसी भी चीज़ को जानने से पहले आपको ये जानना ज़रूरी होता है कि वो शब्द बना कैसे है। इसका मतलब अगर हमें ये पता चल जाए कि शब्दों का निर्माण कैसे होता है तो हमें उसे समझने में भी आसानी होगी। 2 चीज़ें समझिएगा, किसी भी शब्द के निर्माण के लिए मूल शब्द का होना अनिवार्य है। फिर से बोल रही हूँ, किसी भी शब्द के निर्माण के लिए एक मूल शब्द का होना अनिवार्य है। जब तक मूल शब्द नहीं होगा तब तक हम कोई नए शब्द का निर्माण नहीं कर सकते। किसी भी मूल शब्द में हम आगे उपसर्ग और पीछे प्रत्यय लगाकर नए शब्द का निर्माण कर सकते हैं, संधि कर सकते हैं, समास कर सकते हैं, पर मूल शब्द का होना अनिवार्य है। इसका मतलब जितने भी शब्द हैं उनका अपने आप में कोई ना कोई मूल शब्द होगा। इसका मतलब अगर हमें मूल शब्द पहचानना सीख जाए या मूल शब्द जानना आ जाए तो हम आधे शब्द का अर्थ तो यूं ही जान जाएंगे। तो यहाँ पे देशज शब्द जो है वो 2 शब्दों से मिलकर बना है। अब मुद्दा है कि मूल शब्द किसे कहते हैं, ध्यान से समझिएगा। मूल शब्द का मतलब ये होता है कि जो किसी शब्द के निर्माण करने में मदद करता है, या फिर कह सकते हैं नए शब्द का निर्माण तभी होगा जब कोई मूल शब्द होगा, या मूल शब्द के आगे या पीछे शब्द को जोड़कर नए शब्द का निर्माण हम कर सकते हैं। इसका मतलब मूल शब्द एक ऐसा शब्द है जिससे नए शब्दों की उत्पत्ति होती है, इसे हम मूल शब्द कहते हैं। अब मूल शब्द क्या है? जिसका आप अर्थ जानते हो, जिसको आप पहचानते हो, वो आपका मूल शब्द होता है। इसका मतलब देशज में से ऐसा कौन सा शब्द है जिसका आप अर्थ जानते हो, तो आप होगे देश। इसका मतलब आप किसका अर्थ जानते हो, यहाँ पर देश का। तो देश यहाँ पे क्या है, मूल शब्द है। इसका मतलब देशज जो है 2 शब्दों से मिलकर बना हुआ है, देश और ज। अब देश यहाँ पे क्या है, मूल शब्द है। ठीक है, और ज यहाँ पे क्या है, ज यहाँ पे प्रत्यय है। आगे जो लगता है वो उपसर्ग होता है और जो पीछे लगता है, शब्द के पीछे जो लगता है वो प्रत्यय होता है। तो ये शब्द के पीछे लगा है इसलिए क्या है, ये प्रत्यय है। ठीक है,
तो ये इसके अगर आगे लग जाएगा तो वो उपसर्ग हो जाएगा और पीछे लग जाएगा तो प्रत्यय हो जाएगा। इसका मतलब मूल शब्द के पीछे प्रत्यय लगाकर हमने एक नया शब्द का निर्माण किया है, जिसका क्या है, देशज। अब देश का अर्थ क्या होता है? देश माने अपना। मैंने प्रदेश नहीं बोला, विदेश नहीं बोला, मैंने देश कहा। देश का मतलब अपना देश, है ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, कोई भी स्थान जहाँ पर आप निवास करते हैं। और यहाँ ज का अर्थ क्या है, प्रत्यय क्या है यहाँ पे, ज। इसका मतलब ये नहीं है कि इसका कोई अर्थ नहीं होगा। हर प्रत्यय और हर उपसर्ग का अपने आप में एक अर्थ निकलता है, और वो प्रत्यय या उपसर्ग किसी शब्द के साथ जुड़कर एक नए शब्द का निर्माण कर देता है। देखो, प्रत्यय जोड़ने पर उस शब्द में एक विशेषता उत्पन्न आ जाती है। देखो यहाँ पे, जैसे कि मान लो अगर मैं नीर के पीछे ज जोड़ दूं तो क्या हो गया, नीरज। इसका मतलब नीर माने पानी और ज माने जन्मा हुआ। ध्यान से समझेंगे, यहाँ ज का अर्थ क्या है, जन्मा हुआ। तो यहाँ पे ज का अर्थ हो जाएगा जन्मा हुआ। अच्छा, तो यहाँ पे क्या अर्थ निकला हमारा, देश में जन्मा हुआ या अपने देश में जन्मा हुआ। देखो कुछ एग्जाम्पल के साथ क्लियर कर रही हूँ उस प्रत्यय को। अब नीरज है तो नीर जमा ज, नीर माने पानी और ज माने जन्मा हुआ, तो पानी में जन्मा हुआ कौन, कमल। उसी तरीके से पंकज वर्ड भी सुना होगा आपने। तो पंकज का मतलब भी क्या है, पंख माने कीचड़ और ज माने जन्मा, कीचड़ में जन्मा हुआ। ये सब उपाधियां हैं जो कमल को मिली हुई हैं। उसी तरीके से अगर मैं यहाँ जलज लिख दूँ तो जलज क्या है बेटा, जलज का मतलब क्या हो जाएगा, जल में जन्मा हुआ। तो आप बहुत जगह पे इन शब्दों का प्रयोग देखोगे, उपसर्ग प्रत्यय, ये नहीं कि किसी एक्सेप्शनल जगह पे ही लग रहा है, आप बहुत सामान्य शब्दों में भी इसका प्रयोग आप देख सकते हो। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अब देखो ये नेक्स्ट वर्ड में भी लगा हुआ है विदेशज, ज लगा हुआ है, यहाँ पे ज का प्रयोग क्या है, जन्मा हुआ है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या समझ आया हमें कि अपने ही स्थान में जन्मे हुए को हम क्या कहते हैं, देशज। अब इसका शाब्दिक एक डेफिनेशन थोड़ा सा मैं आपको बोल देती हूँ, उन चीज़ों को आप नोट डाउन कर लीजिएगा। देशज में सबसे पहला पॉइंट तो ये ध्यान रखना है कि देशज की उत्पत्ति, मतलब देशज जो भी शब्द हैं उनकी उत्पत्ति अज्ञात है। हमें नहीं पता किसने कब और कहाँ इसको बोला था या कहाँ इसको बनाया था। क्लियर है। दूसरा, देशज किसी दूसरी भाषा से नहीं लिया गया है, ना तो संस्कृत से, ना ही अंग्रेजी से, ना ही उर्दू, ना फारसी से। इसका मतलब जो भी देशज शब्द हैं वो अपने आप में नवीन हैं, और ना तो उनकी उत्पत्ति पता है और ना ही वो किसी और भाषा से लिए गए हैं। तीसरी चीज़, जो देशज हैं उनका मूल लोक भाषाएं होती हैं। मूल माने आधार, क्या होती हैं, लोक भाषाएं। तो जो हिंदी शब्द हैं, जो देशज शब्द हैं, वो कहाँ से जन्मे हुए हैं, वो गाँव की भाषा, गाँव की बोलियों से जन्मे हुए हैं। इसका मतलब 3 पॉइंट आपको ध्यान रखना है। पहला, देशज शब्द की उत्पत्ति अज्ञात होती है, उसका हमें नहीं पता किसने कब और कहाँ इसको जन्मा। दूसरा, ये किसी और भाषा से निर्मित नहीं है या संबंधित नहीं है। तीसरा, इसका मूल जो है वो लोक भाषा है। ठीक है, ज़रूरी नहीं है कि इसको खंड करने पर दोनों का अर्थ निकले या किसी एक का अर्थ निकले। अब होते क्या है थोड़ा सा समझिएगा। अब कैसे पकड़े हम, कैसे पहचानेंगे कि वो हमारा है या नहीं है, थोड़ा सा चीज़ों को समझते हैं। सबसे पहला कॉन्सेप्ट ये देखो कि हमारे आसपास के जो गांव की बोलियां हैं क्या हम उन्हें जानते हैं। तो गांव की बोलियों को थोड़ा सा देखते हैं। जैसे चिड़िया, चिड़िया देशज शब्द है, ये किसी उर्दू, फारसी, चीनी, जापानी से लिया हुआ नहीं है। उसी तरीके से अगर हम लोग बात करें लोटा, है ना, गांठ, छाँव, या फिर हम लोग और भी शब्द बोल सकते हैं जैसे मिर्ची, लड़का, लड़की, है ना, या फिर हम लोग और क्या बोल सकते हैं जैसे ढोलक, धोती, लुंगी, है ना, मटका। ये देसी शब्द हैं। इसका मतलब कह सकते हैं कि हमारे आसपास के इन्वायरमेंट में जो हम देसी भाषा के शब्दों के प्रयोग करते हैं। गांव में जैसे हम लोग कपड़ा भी हमारा देसी शब्द है, पर लत्ते बोल देते हैं कई लोग, है ना। उसी तरीके से हम लोग और क्या शब्द प्रयोग कर सकते हैं, फूकनी, है ना, चूल्हा, गोबर, कंडे, ये सब क्या है, ऐसे शब्द हैं जो हमारी डेली रूटीन की बोलचाल में प्रयोग किए जाते हैं। जैसे कि झाड़ू को भी कई जगह पे बाहरी बोला जाता है, तो ये देसी शब्द हो गया। साड़ी जो है वो भी आपका देखा जाए तो एक देसी शब्द है, पर साड़ी एक्चुअली में देसी शब्द ना होकर धोती को ज़्यादा बोला जाता है। बोली भी देसी शब्द है, गांव देसी शब्द है, तो इन शब्दों को हम लोग क्या कहते हैं, देशज। तो सिंपल वे में एक चीज़ समझ लोगे
कि जैसे छोरा छोरी हो गया, है ना, या फिर लड़का लड़की बोलते हैं हम लोग, मिर्ची बोलते हैं, आलू बोलते हैं, ये सारे शब्द जो हैं हमारे। आलू आपको कई जगह पे पुर्तगालियों में भी मिल जाएगा वैसे, पर आलू और प्याज हमारे ही शब्द हैं। तो इस तरीके से देसी भाषा के शब्द जो कि आप गाँव में या आसपास के एनवायरनमेंट में बोलते हो, वो सारे शब्द क्या होते हैं, आपके देशज होते हैं। इसको ईजिली वे में पहचानने का तरीका ये है कि हम अपने आसपास की बोलियों से उसको कनेक्ट कर लें। जैसे कि हरियाणा, यूपी या फिर बिहार या फिर राजस्थानी, कहीं भी अपनी देसी भाषाओं में जिनका प्रयोग करते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, देशज कहते हैं। ठीक है, मैं आपको नेक्स्ट क्लास में एक इसकी नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको मैं इसकी PDF डाल दूँगी आपके लिए, जिसमें आप देशी शब्दों को स्टडी कर लीजिएगा, या मैं फ़ोटो सेंड कर दूँगी आपको। ठीक है, तो हम लोग देशी शब्द बहुत सारे हैं, तो इसलिए मैं यहाँ पर बोलकर टाइम वेस्ट नहीं कर रही हूँ कि मैं बहुत सारे देशी शब्द आपको बोलूँ और आप नोट डाउन करो। मैं आपको भेज दूँगी PDF, आप उसे नोट डाउनलोड कर आप उससे स्टडी कर सकते हैं। उसमें आपको कम से कम 50-100 वर्ड्स मिल जाएंगे। ठीक है, चलो आगे देखें। तो देशज आपको क्लियर होगा। देशज क्या होते हैं, जो देश में जन्मे हुए होते हैं, अर्थात जो हमारे खुद के शब्द हैं उन्हें हम देशज कहते हैं। अब हम बात करेंगे विदेशज की। तो दूसरा पॉइंट हम लोग यहाँ पे बात करते हैं विदेशज। तो इसी में ऐड कर रही हूँ क्योंकि सेम ही है वर्ड है, तो यहाँ पे मैंने क्या लिख दिया, विदेशज। ठीक है, तो हमारा पहला टॉपिक क्लियर हुआ। अब हम दूसरा कर रहे हैं विदेशज। वी जमा देश जमा ज, मैं इसको ऐसे तोड़ सकती हूँ बिल्कुल। तो यहाँ पे मूल शब्द फिर से छाटूंगी, और मूल शब्द वही होता है जिसका हमें अर्थ पता होता है ऑलमोस्ट टाइम। यहाँ पे भी मुझे देश का अर्थ पता है, तो मैंने देश अलग निकाल लिया। अब आगे जो बचा मैंने वो अलग लिख दिया, और जो पीछे बचा उसको भी अलग लिख दिया। तो यहाँ पे वी उपसर्ग हो गया और ज प्रत्यय हो गया, और देश क्या हो गया, यहाँ पे मूल शब्द हो गया। तो यहाँ पे वी को हम क्या लिखेंगे, उपसर्ग। ठीक है, उपसर्ग हमेशा आगे लगता है और प्रत्यय हमेशा पीछे लगता है। तो इस तरीके से हमारे पास क्या हो गया, उपसर्ग और प्रत्यय मूल शब्द में जुड़कर एक नए शब्द का निर्माण करता है, जिसका नाम है विदेशज। ठीक है, नाम से पता चल रहा है कि ये हमारे देश की बात नहीं कर रहा है, हमारे देश के शब्दों की बात नहीं कर रहा है, ये ऐसे शब्दों की बात कर रहा है जो कि हमारे देश के हैं नहीं, बल्कि लिए गए हैं। अर्थात कई बार आप क्या देखोगे कि हम लोग डेली रूटीन में हिंदी बोलते हैं, हमें ऐसा लगता है, पर हम हिंदी नहीं बोलते हैं। एक्चुअली में हम लोग डेली रूटीन में हिंदी से ज़्यादा हम विदेशी शब्दों का प्रयोग करते हैं। बल्कि अभी मैं आपको बताऊंगी तो आपको फील होगा कि हम हिंदी नहीं, हम तो दूसरी भाषा ही बोलते हैं। तो ध्यान रखोगे कि हम लोग हिंदी का यहाँ पर प्रयोग ज़रूर कर रहे हैं, बट हिंदी के साथ साथ हम उर्दू, फारसी, तुर्की, पश्तो, चीनी, जापानी और पुर्तगाली, इन सभी भाषाओं का भी प्रयोग करते हैं। जैसे हम डेली रूटीन में सुबह उठकर जैसे कई चीज़ें बोलते हैं, जैसे चाय, कॉफ़ी, है ना, रिक्शा या चादर, तकिया, दिल, दिमाग, तकदीर, नसीब, मलाई, है ना, ये सारे शब्द हमारे नहीं हैं। ये सब सारे जो हैं विदेशज हैं, ये हमने अडॉप्ट कर लिया, हम हैबिचुएटेड हो चुके हैं। हमारे आसपास का इन्वायरमेंट जो था वो ऐसा हो गया कि हम समय बीतने के साथ साथ इतने लोगों के संपर्क में आने लग गए कि हमें यही नहीं पता कि हमारी भाषा का शब्द कौन सा है, और हम अंग्रेज आए तो अंग्रेज़ों की भाषाओं को अडॉप्ट कर लिया। अब डेली रूटीन में हमें कई बार ऐसा होता है कि हम हिंदी के शब्द ही नहीं पहचान पाते हैं, और हमें उसका इंग्लिश तो आता है बट हिंदी नहीं आता। इसका मतलब क्या है कि हम कैसे इन्वायरमेंट में ढल गए हैं कि हम अपनी ही भाषा को छोड़ते जा रहे हैं, हमें खुद नहीं पता कि हमारी भाषा के शब्द कौन सा है। तो थोड़ा सा हिंदी के लिए आप लोग को मोटिवेट होना चाहिए, क्योंकि हिंदी हमारी भाषा है। एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने के लिए सबसे ज़्यादा स्कोरिंग अगर कोई सब्जेक्ट है तो वो हिंदी है। आप DSSB में 20 से 20 मार्क्स ला सकते हैं अगर आप हिंदी में थोड़ा बहुत अच्छे से स्टडी कर लेते हो, आपको ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो यहाँ पे विदेशी शब्दों की बात कर रहे थे। तो विदेश का मतलब होता है वी जमा देश जमा ज। इसका मतलब दूसरे देश में जन्मा हुआ या अपने देश का नहीं है, जो लाइक अंग्रेजी, हिंदी, पश्तो, यहाँ पे कुछ ऐसी भाषाएं हैं जो हमारे संपर्क में आ गई, और संपर्क में आने के कारण क्या हुआ कि हम अपनी भाषाओं का परछावा छोड़कर उनकी भाषाओं को अपनाने लगे। जैसे कि सबसे ज़्यादा जो प्रभाव देखने को मिल रहा है वो हमारे देश में अंग्रेजी का मिल रहा है, पर इससे ज़्यादा हमें अरबी और फारसी का भी देखने को मिला। बहुत ही प्यारी भाषा है अरबी और फारसी, बट फिर भी हमारे देश में हिंदी का परछावा थोड़ा सा कम हो गया। इसी तरीके से तुर्की भी हमारे देश में बहुत ज़्यादा बोली जाती है, पश्तो,
चीनी, जापानी, पुर्तगाली। ठीक है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम सिर्फ अंग्रेजी ही ज़्यादा बोलते हैं, हम इन भाषाओं का भी प्रयोग करते हैं। जैसे मैं कुछ शब्द आपको बोलकर बताती हूँ जो विदेशज हैं, जो हमारे देशज नहीं हैं। जैसे अगर मैं बात करूँ तो छोटी छोटी चीज़ों से स्टार्ट करते हैं। जैसे हम बोलते हैं जल्दी जल्दी, ये हमारा शब्द नहीं है। मलाई हमारा शब्द नहीं है। उसी तरीके से शादी, पहलवान, कागज़, ख्याल, यकीन, दवाई, ईमानदारी, नसीब, तकिया, चादर, रिक्शा, तूफ़ान। ठीक है, अनानास, इसके साथ साथ पपीता, काजू, किशमिश, जलेबी, बर्फ़ी, ये भी हमारे शब्द नहीं हैं। दिल, दिमाग, ठीक है, ये भी हमारे शब्द नहीं हैं। आतिशबाजी, चाकू, चीनी, है ना। और उसके साथ साथ अगर हम बात करें तो जो आप लोग ये कहते हो ना, क्या कहते हैं उसे, किस्मत बोल दिया, या फिर दवा बोल दिया, दारू बोल दिया, है ना। तो ये शब्द भी हमारे नहीं हैं। दर्द हो गया। तो ये सारे शब्द जो हैं ये ऑलमोस्ट आपके क्या हैं, विदेशी शब्द हैं। डेली रूटीन में मॉर्निंग टू इवनिंग आप क्या करते हो, विदेशी शब्दों का ज़्यादा प्रयोग करते हो। आप हिंदी शब्दों का बहुत ज़्यादा कम प्रयोग होता है। इसकी भी मैं आपको PDF जो है डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी। इससे ये फ़ायदा होगा कि आप विदेशी शब्दों को थोड़ा सा स्टडी कर लो, क्योंकि मैं यहाँ कितने शब्दों को बताऊँ, है ना, बहुत सारे शब्द हैं। बट अगर आप चाहोगे तो नेक्स्ट क्लास में मैं स्पेशल, आप लोग मुझे कमेंट कर दें तो मैं आपको टिप्स पे इनको थोड़ा सा बोल कर 2-4 बार आपको सुना दूंगी। इससे क्या होगा कि आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप मेरी वीडियो देखकर भी उनसे आपको दिमाग में बैठ जाएगा कि अच्छा मैम ने बोला था ये सारे शब्द हमारे नहीं हैं। इवन सरकार शब्द हमारा नहीं है। ठीक है, आतिशबाजी शब्द हो गया। इसे तो मौसम शब्द जो है वो भी हमारा नहीं है। बहुत सारे शब्द है बेटा, अगर आप देखोगे तो चश्मा हो गया। अगर हम ऐनक की बात करें तो ऐनक भी हमारा नहीं है, चश्मा भी हमारा नहीं है। ठीक है, तो बहुत सारे शब्द हैं, जैसे दीवार हो गया, दुकान हो गया, मकान हो गया, आदमी, औरत, कुर्सी, ये सारे शब्द हमारे नहीं हैं। ऑलमोस्ट सब विदेशी शब्द हैं, अरबी, फारसी, तुर्की के शब्द हैं ये। ठीक है, तो इस तरीके से हमने देखा कि विदेशी शब्द क्या होते हैं जो कि देशी नहीं हैं, जो कि विदेशी शब्दों से निर्मित हैं। अब मैं आगे आपको नेक्स्ट टॉपिक करा रही हूँ। मेरे ख्याल से देशज और विदेशज अच्छे से क्लियर हो गया होगा। देशज देश में जन्मा हुआ और विदेशज जो कि दूसरे देशों से संपर्क में आने के कारण हम बोलचाल की भाषा में इतना ज़्यादा प्रयोग करने लग गए कि उनमें हम अंतर नहीं कर पाते हैं कि वो हमारे हैं या विदेशी हैं। एक टॉपिक और करा रही हूँ क्योंकि एक साथ ज़्यादा टॉपिक कराना ठीक नहीं होगा। तो देशज, विदेशज, और तीसरा जो टॉपिक ले रही हूँ मैं वो ले रही हूँ द्विज और संकर। इससे मिलता जुलता टॉपिक है, इसीलिए मैं इसको आपको करवा रही हूँ। संकर की बात करें तो संकर अगर हम तोड़ते हैं तो दो शब्दों से मिलकर बना है सम जमा कर। सम का मतलब होता है बेटा संयोग और कर का मतलब होता है करना, संयोग करना। पर किसका संयोग करेगा? संकर या द्विज भी कहें तो द्विज का मतलब होता है दो भाषाओं से जन्मा हुआ। द्विज का अर्थ क्या होगा? दो भाषाओं से जन्मा हुआ। और अगर संकर की बात करें तो संकर का अर्थ क्या होगा? सम जमा कर, संयोग करने वाला। पर किसका संयोग करना है? दो भाषाओं के शब्दों का संयोग करना है। मैं डेफिनेशन आपको बोल रही हूँ, आप थोड़ा सा उससे समझिएगा और नोट डाउन भी कर लीजिएगा। जब हम दो अलग अलग भाषाओं के शब्दों को मिलाकर एक नया शब्द निर्माण करते हैं तो उसे हम द्विज या संकर कहते हैं। फिर से सुनिएगा, दो अलग अलग भाषाओं के शब्दों को मिलाकर एक नया शब्द निर्माण करना द्विज या संकर कहलाता है। इसका मतलब आपने जैसे देखा होगा रेल, गाड़ी। रेल अंग्रेजी का शब्द है और गाड़ी हिंदी का शब्द है, तो क्या हो जाएगा? रेल, गाड़ी, अंग्रेजी, हिंदी, दो अलग अलग भाषाओं के शब्द को मिलाकर एक शब्द निर्मित किया। उसी तरीके से हम लोग बहुत सारे शब्द डेली रूटीन में बोलते हैं। डबल रोटी, डबल अंग्रेजी का है, रोटी हिंदी का है। ठीक है, उसी तरीके से लाठी चार्ज, लाठी हिंदी का है और चार्ज इंग्लिश का है। उसी तरीके से हम लोग और भी एग्जाम्पल्स ले सकते हैं। मैं कुछ बोल रही हूँ, आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा। जैसे कि हम लोग डेली रूटीन में एक शब्द यूज़ करते हैं आंधी तूफान, काजू किशमिश, दूध मलाई। ठीक है,
और उपबोली, जो नोट डाउन कर रहे हैं वो नोट डाउन कर सकते हैं, जो रिवाइज करके करना चाहें वो भी कर सकते हैं। इसके साथ साथ हम लोग कॉपी किताब, चाय कॉफ़ी, ऑटो रिक्शा, ठीक है, और काला कलूटा, दूध मलाई लिख लिया होगा आपने। उसके साथ साथ शादी ब्याह, साफ सुथरा, काम काज, रेल यात्रा, टिकट घर, ठीक है। और इसके साथ साथ एक और शब्द आप देखे होंगे, रात्रि उड़ान। इसके बाद बात करें तो हम लोग जैसे कि हाँ विभाग, रेल विभाग भी इसका शब्द है, रेल विभाग। और तहसीलदार, मसालेदार, ठीक है। तो ये सीलबंद, घड़ी साज, रीति रिवाज, हुक्का पानी, ठीक है। तो ये सारे शब्द जो हैं हमारे कैसे शब्द हैं, जो दो भाषाओं से मिलकर बने हुए हैं। डेली रूटीन में हम बहुत सारे शब्द ऐसे यूज़ करते हैं जो दो अलग अलग भाषाओं के हैं, बट हमें नहीं पता होता कि ये दो भाषाओं से बने हुए हैं, ठीक है। तो इस तरीके से हमने बहुत सारे शब्द देखा जिन्हें हम द्विज और संकर कहते हैं। इसका मतलब जो भी दो अलग अलग भाषाओं, इसका देशज और विदेशज जब पढ़ोगे तभी तो द्विज और संकर कर पाओगे। अगर आपका देशज और विदेशज क्लियर नहीं है तो आप द्विज और संकर नहीं कर पाएंगे, ठीक है। इसलिए मैंने ये तीनों टॉपिक एक साथ आपको पढ़ाया कि देशज भी समझ गए, विदेशज भी समझ गए, और इन्हीं से क्या मिलकर बना हुआ है, द्विज या संकर। कोई भी दो भाषाओं के अलग अलग शब्दों को मिलाकर अगर हम नया शब्द बना दें तो वो क्या कहलाएगा, द्विज या संकर, ठीक है। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी क्लासेस समझ आ रही होंगी, और पसंद आ रही है तो बिल्कुल लाइक और सब्सक्राइब करें। इसके साथ साथ जो बीच के टॉपिक्स ये जो छूट रहे हैं हमारे, नेक्स्ट क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे। और कोई भी आपको कमेंट करना है या फिर आपको कोई भी सुझाव देना है तो आप दे सकते हैं। नमस्कार।